Lord Wellesley, 1798 to 1805, and Lord Hastings, 1813 to 1823. वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दो इंपॉर्टेंट ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स के बारे में बात करने वाले हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में लॉर्ड कॉर्नवालिस को कवर किया था, जो 1793 तक गवर्नर जनरल की पोस्ट पर रहते हैं। उनके बाद 1793 से लेकर 1798 तक गवर्नर जनरल रहे थे सर जॉन शो, जिनके टाइम पीरियड में कोई खास रोमांचक घटना घटित नहीं होती। और इनके बाद 1798 में गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स में से एक हैं, और इसीलिए इनके बारे में डिटेल में चर्चा करना जरूरी हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली एंड हिज पॉलिसी ऑफ वॉर्स। रिचर्ड कॉली वेलेस्ली, जिन्हें मार्क्वेस वेलेस्ली के नाम से भी जाना जाता है, गवर्नर जनरल बनने से पहले ब्रिटिश ट्रेजरी के लॉर्ड और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कमिश्नर की ऑफिस होल्ड कर चुके थे। लेकिन इंग्लैंड की पॉलिटिकल लाइफ में वो अपना कुछ खास इंप्रेशन नहीं बना पाए थे, या फिर ये कह सकते हैं कि उन्हें अभी तक ऐसा मौका ही नहीं मिला था जहां वो अपनी काबिलियत दिखा पाएं। उन्हें ये मौका मिला है जब 1798 में उनका अपॉइंटमेंट गवर्नर जनरल की पोस्ट पर होता है। वेलेस्ली इंडिया में अपने मिशन को लेकर बहुत क्लियर विजन से आए थे। वो कंपनी को इंडिया में सुप्रीम पावर बना देना चाहते थे, उसकी टेरिटरीज को और भी ज्यादा इंक्रीज करना चाहते थे और सभी इंडियन स्टेट्स को कंपनी के डिपेंडेंट की पोजीशन में ले आना चाहते थे। वेलेस्ली सर जॉन शोर की पीस और नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी को छोड़कर वॉर की पॉलिसी शुरू करते हैं। उनके अकॉर्डिंग नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी से सिर्फ कंपनी के दुश्मनों को ही फायदा हो सकता था, और उनकी इस फॉरवर्ड पॉलिसी को इंग्लैंड की वॉर मिनिस्ट्री भी सपोर्ट करती है। लॉर्ड वेलेस्ली इंडियन रूलर्स के अगेंस्ट बहुत ही ऑफेंसिव एटीट्यूड अडॉप्ट करते हैं। वो खुद को बंगाल टाइगर कहते थे, जो हमेशा ही शिकार की तलाश में रहता था, और बंगाल के इस टाइगर का पहला शिकार बनते हैं मैसूर के टाइगर टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के साथ 1799 में होता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। इस वॉर में टीपू सुल्तान मारे जाते हैं और मैसूर की आधी से ज्यादा टेरिटरी पर कंपनी का कब्जा हो जाता है। जो टेरिटरी बचती है उसको वोडियार डायनेस्टी के एक माइनर राजा को दे दिया जाता है और उनके साथ सब्सिडियरी अलायंस की ट्रीटी साइन कर ली जाती है। मतलब इनडायरेक्टली पूरा मैसूर ही कंपनी के कंट्रोल में आ चुका था। मैसूर के बाद वेलेस्ली अपना अगला शिकार बनाते हैं मराठास को। उनके साथ 1803 से 1805 के बीच होता है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के एंड होने पर कंपनी पेशवा के साथ साथ होलकर, सिंधिया और भोसले के साथ भी सब्सिडियरी अलायंस की ट्रीटीज साइन कर लेती है। इसके साथ ही मराठा एम्पायर की टेरिटरी का एक बड़ा हिस्सा भी कंपनी के कब्जे में आ जाता है। तो दोस्तों, ये थे लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पीरियड के दो इंपॉर्टेंट वॉर्स, जिनके थ्रू वो उस समय इंडिया की सबसे पावरफुल पावर्स कहे जाने वाले मैसूर और मराठा एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आइए अब जानते हैं लॉर्ड वेलेस्ली की सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी, यानी कि सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम के बारे में। सब्सिडियरी अलायंस। दोस्तों, सब्सिडियरी अलायंस बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन स्टेट्स के बीच होने वाली एक ऐसी ट्रीटी थी जिसमें इंडियन किंगडम्स अपनी सॉवरेनिटी खो देते हैं। इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर को खड़ा करने में सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम की बड़ी भूमिका रहती है। लॉर्ड वेलेस्ली ने इस सिस्टम को फॉर्मली फ्रेम किया था, लेकिन इसका सबसे पहली बार यूज किया था फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्ले ने। आपको याद ही होगा कि कैसे कर्नाटिक वॉर्स के समय ड्यूप्ले इंडियन सिस्टम्स के साथ अलायंस बनाते हैं, जिसमें उन्हें प्रोटेक्शन देने के बदले में वो उनसे ट्रिब्यूट और टेरिटरीज दोनों ही ले लेते हैं। इसके बाद ब्रिटिशर्स के साथ इस तरह के अलायंस में आने वाले पहले रूलर थे अवध के नवाब शुजाउद्दौला। बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1765 में हुई इलाहाबाद ट्रीटी के जरिए वो एक तरह से सब्सिडियरी अलायंस का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन उस समय तक इसे एक सिस्टम का रूप नहीं दिया गया था, और ये काम किया था वेलेस्ली ने। वो सब्सिडियरी अलायंस के प्रोविजंस को वेल डिफाइंड बनाते हैं और फिर इसे ब्रिटिश एम्पायर के एक्सपेंशन के लिए एक हथियार की तरह यूज करते हैं। आइए अब सब्सिडियरी अलायंस के फीचर्स को समझते हैं। फीचर्स ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। दोस्तों, जो इंडियन रूलर्स ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडियरी अलायंस में एंटर करते थे, उन्हें अपनी आर्मी को डिसॉल्व करके अपनी टेरिटरी में ब्रिटिश फोर्स को रखना होता था, और इस ब्रिटिश आर्मी की मेंटेनेंस का खर्चा भी उन्हें ही देना होता था।
अगर कोई रूलर पेमेंट करने में फेल हो जाता था तो उसकी टेरिटरी का कुछ पार्ट कंपनी अपने कब्जे में कर लेती थी। इसके बदले में ब्रिटिशर्स इंडियन स्टेट को किसी भी फॉरेन अटैक या फिर इंटरनल रिवोल्ट से प्रोटेक्शन ऑफर करते थे। इंडियन रूलर्स को अपने कोर्ट में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को भी रखना होता था। वैसे तो ट्रीटी में प्रॉमिस किया जाता था कि ये रेजिडेंट्स इंडियन स्टेट के इंटरनल अफेयर्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, लेकिन ये प्रॉमिस अक्सर पेपर पर ही रह जाता था। इसके साथ ही इंडियन स्टेट किसी भी और फॉरेन पावर के साथ कोई अलायंस नहीं कर सकता था और न ही अपने यहां ब्रिटिशर्स के अलावा किसी और यूरोपियन को सर्विस पर रख सकता था। और अगर अलायंस साइन करने से पहले कोई यूरोपियन उनके यहां काम कर रहा होता था तो उनकी सर्विस को भी टर्मिनेट करना होता था। इस प्रोविजन का मोटिव था फ्रेंच इन्फ्लुएंस को कम करना। बिना ब्रिटिश अप्रूवल के इंडियन रूलर किसी दूसरे इंडियन रूलर के साथ भी किसी तरह के राजनीतिक संबंध नहीं बना सकते थे। इस तरह से इंडियन रूलर अपनी सभी मिलिट्री और फॉरेन पावर्स को खो देते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वो अपनी सारी इंडिपेंडेंस खोकर ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बन जाते हैं और इस तरह धीरे धीरे इंडिया का बहुत सारा पार्ट ब्रिटिश कंट्रोल में आ जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली के सब्सिडियरी अलायंस को सबसे पहले एक्सेप्ट किया था 1798 में हैदराबाद के निजाम ने। इसके बाद 1799 में मैसूर और तंजौर, 1801 में अवध, 1802 में पेशवा, 1803 में भोसले और 1804 में सिंधिया भी सब्सिडियरी अलायंस पर साइन कर देते हैं। इसके अलावा जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी और भरतपुर के स्टेट्स भी इस अलायंस के पार्ट बनते हैं। दोस्तों, सब्सिडियरी अलायंस की वजह से इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा कंपनी के इनडायरेक्ट कंट्रोल में आ जाता है। इसके साथ ही अब इंडियन रूलर्स के खर्चे पर कंपनी एक लार्ज आर्मी को भी मेंटेन कर सकती थी। यही आर्मी आगे चलकर इंडिया के बाकी पार्ट्स को जीतने में उनकी हेल्प करती है। इसीलिए सब्सिडियरी अलायंस इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर के एक्सपेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी मानी जाती है। इस तरह लॉर्ड वेलेस्ली अपने विजन को पूरा करने में सफल रहते हैं। उन्होंने न सिर्फ इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर का टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया, बल्कि कंपनी को इंडिया की सुप्रीम मिलिट्री अथॉरिटी भी बना दिया। दोस्तों, लॉर्ड वेलेस्ली के बाद एक बार फिर से लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर इंडिया आते हैं। लेकिन जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, इससे पहले कि वो अपने सेकेंड टर्म में कुछ इंपॉर्टेंट करते, उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके बाद 1805 से 1807 तक जॉर्ज बार्लो गवर्नर जनरल रहे थे। उनके टाइम पीरियड की सिर्फ एक ही चीज याद रखने लायक है और वो है 1806 में हुई वेल्लोर सिपॉय म्यूटिनी। दोस्तों, ये म्यूटिनी वेल्लोर में स्टेशन मद्रास रेजिमेंट के कुछ सिपाहियों द्वारा की गई थी। इसके पीछे का कारण था ट्रेडिशनल अटायर पर बैन का ऑर्डर, जो मद्रास के उस समय के गवर्नर जनरल बेंटिंक ने पास किया था। विलियम बेंटिंक ने जल्द ही म्यूटिनी को सप्रेस भी कर दिया था। इसके बाद 1807 से लेकर 1813 तक लॉर्ड मिंटो वन गवर्नर जनरल की पोस्ट पर रहते हैं। उनका टाइम पीरियड भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए अब हम चलते हैं अगले गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स की तरफ। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 टू 1823। दोस्तों, जहां एक तरफ लॉर्ड वेलेस्ली ने इंडिया में कंपनी की मिलिट्री सुप्रेमेसी को एस्टैब्लिश किया था, वहीं लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इंडिया में ब्रिटिश पैरामाउंसी को इंपोज करने का काम किया था। लेकिन इंडिया में आने के बाद उनके सामने सबसे पहला चैलेंज था गोरखास का। तो आइए इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। गोरखा वॉर और द एंग्लो नेपाल वॉर 1814 टू 1816। दोस्तों, 1768 में गोरखाज ने नेपाल पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया था। इसके बाद वो अपनी डोमिनियन को माउंटेन के आगे एक्सपैंड करना शुरू करते हैं। नॉर्थ में तो चाइनीज इन्हें एक्सपेंशन करने नहीं देते, इसलिए ये बंगाल और अवध की तरफ पुश करते हैं। 1801 में जब कंपनी ने गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट को ऑक्यूपाई कर लिया, तब उनका फ्रंटियर गोरखाज की टेरिटरी के डायरेक्ट टच में आ जाता है। इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, जब गोरखाज बुतवाल और शिवराज डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा कर लेते हैं। उस समय तो ब्रिटिशर्स बिना किसी ओपन कॉन्फ्लिक्ट के इन डिस्ट्रिक्ट्स को रीऑक्यूपाई कर लेते हैं। लेकिन मई 1814 में गोरखाज एक बार फिर से बुटवाल के 3 पुलिस स्टेशंस पर अटैक कर देते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स इसे एक चैलेंज की तरह लेते हैं और गोरखाज के अगेंस्ट ऑफेंसिव लॉन्च करने का डिसीजन लेते हैं। 12,000 की गोरखा आर्मी के अगेंस्ट
हेस्टिंग्स 34,000 सोल्जर्स की लार्ज आर्मी तैयार करते हैं। लेकिन 1814-15 का ये कैंपेन बुरी तरह फेल हो जाता है। इसके बाद भी ब्रिटिशर्स हार नहीं मानते और फिर से कोशिश करते हैं। अप्रैल 1815 में वो कुमाऊं हिल्स में अल्मोड़ा को कैप्चर करने में कामयाब होते हैं और मई 1815 में अमर सिंह थापा से मालाओं का फोर्ट भी जीत लिया जाता है। मालाओं के फॉल के बाद गुरखाज नेगोशिएशंस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन हेस्टिंग्स की डिमांड्स उनके एटीट्यूड चेंज कर देती हैं और एक बार फिर से दोनों के बीच हॉस्टिलिटीज शुरू हो जाती हैं। फरवरी 1816 में नेपोलिस को मकवानपुर में बुरी तरह हरा दिया जाता है। इसके बाद गुरखाज समझ जाते हैं कि उनके लिए अब ब्रिटिश को और रेजिस्ट करना पॉसिबल नहीं है और इसीलिए मार्च 1816 में वो ट्रीटी ऑफ सगौली को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ट्रीटी के अकॉर्डिंग गुरखाज, गढ़वाल और कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट्स कंपनी को सरेंडर कर देते हैं। इसके साथ ही दोनों के बीच तराई बाउंड्री को पिलर्स के थ्रू मार्क कर दिया जाता है। गुरखाज काठमांडू में ब्रिटिश रेजिडेंट रखने के लिए भी मान जाते हैं और इसके साथ ही सिक्किम से परमानेंटली विथड्रॉ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ब्रिटिशर्स को हिल स्टेशंस और समर कैपिटल्स के लिए साइट भी मिल जाती है, जैसे कि शिमला, मसूरी, रानीखेत एटसेट्रा। इसके साथ ही ब्रिटिशर्स गुरखाज को अपनी आर्मी में भी शामिल कर लेते हैं, जो आगे चल के इंडिया में कंपनी की डोमिनियन को एक्सपैंड करने में काफी हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स का नेक्स्ट चैलेंज होता है पिंडारीज का इशू। पिंडारीज के बारे में हमने एंग्लो मराठा वॉर्स के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था। इसके अलावा मराठास के साथ 1816 से 1818 तक थर्ड एंग्लो मराठा वॉर भी लॉर्ड हेस्टिंग्स के पीरियड में ही हुआ था। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर से पहले हेस्टिंग्स मराठास के चैलेंज को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। दोस्तों, मराठास के डिक्लाइन के बाद प्रैक्टिकली तो कंपनी इंडिया में सुप्रीम पावर बन गई थी, लेकिन अभी भी मुगल रूलर सेरेमोनियल तौर पर इंडिया के एम्परर थे और गवर्नर जनरल की सील पर द सर्वेंट ऑफ एम्परर फ्रेज लिखा होता था। लॉर्ड हेस्टिंग्स इसे बदलना चाहते थे, इसलिए वो अपने नॉर्दर्न इंडिया के टूर पर मुगल एम्परर अकबर II से मिलने से इनकार कर देते हैं। वो साफ कर देते हैं कि मुगल एम्परर को पहले सभी ऐसी सेरेमनीज को खत्म करना होगा जो कंपनी के डोमिनियंस पर उनकी सुप्रेमेसी दर्शाती हो। मतलब कि एम्परर को कंपनी के साथ इक्वालिटी के स्टेटस पर मिलना होगा। हेस्टिंग्स के इस प्रोटेस्ट का डिजायर्ड इफेक्ट होता है और मुगल एम्परर अकबर II 1827 में हेस्टिंग्स के सक्सेसर लॉर्ड एमहर्स्ट से इक्वल फुटिंग पर मीटिंग करते हैं। इस तरह से लॉर्ड हेस्टिंग्स ने न सिर्फ कंपनी को सुप्रीम पावर बनाया, बल्कि उसको एक सुप्रीम पावर की तरह बिहेव करना भी सिखा दिया। दोस्तों, वैसे तो लॉर्ड हेस्टिंग्स अपनी वॉर्स के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन इनके टाइम पीरियड में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी हुए थे। आइए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स अंडर हेस्टिंग्स। दोस्तों, लॉर्ड हेस्टिंग्स काफी लकी थे क्योंकि उनके पास सर जॉन मैल्कम, सर थॉमस मनरो, एल्फिंस्टन और चार्ल्स मेटकाफ जैसे केपेबल एडमिनिस्ट्रेटर्स मौजूद थे। यही एडमिनिस्ट्रेटर्स उनके टाइम पीरियड में रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि थॉमस मनरो जो 1820 में मद्रास के गवर्नर बनते हैं, मालाबार, कोयम्बटोर, मदुराई और दिंडीगुल में लैंड टेन्योर के रियोतवाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं। रियोतवाड़ी सिस्टम में सेटलमेंट डायरेक्टली रियोत यानी कि एक्चुअल टिलर के साथ किया जाता था। मतलब कल्टीवेटर ही लैंड रेवेन्यू का डायरेक्ट पेयर बन जाता है, बिना किसी जमींदार या विलेज कम्युनिटी के बीच में आए। इसी तरह नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में महलवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग सेटलमेंट विलेज कम्युनिटी या महल के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ किया जाता था। इंडिविजुअल कल्टीवेटर का शेयर विलेज के लोग आपस में सेटल कर सकते थे। दोस्तों, रियोतवाड़ी और महलवाड़ी सेटलमेंट्स को और ज्यादा डिटेल में हम अपनी लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स की वीडियो में कवर करेंगे। लॉर्ड हेस्टिंग्स कॉर्नवालिस के जुडिशियल सिस्टम को भी मॉडिफाई करते हैं। कॉर्नवालिस ने जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन कर दिया था, लेकिन हेस्टिंग्स फिर से कलेक्टर को मैजिस्ट्रेट का ऑफिस देना शुरू कर देते हैं। तो ये थे लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में होने वाले कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। कंक्लूजन। दोस्तों, इस तरह लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड हेस्टिंग्स दोनों ने ही इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर के एक्सपेंशन का काम किया। ये दोनों ही वॉर्स के सपोर्टर थे और कंपनी को इंडिया की सुप्रीम पावर बना देना चाहते थे, और हमने देखा कि कैसे वो अपने इस विजन में कामयाब भी रहते हैं।
कंपनी को बराबरी की टक्कर देने की क्षमता रखने वाले सभी राइवल स्टेट्स का खात्मा करके इंडिया में ब्रिटिश पैरामाउंसी को एस्टैब्लिश करने का श्रेय इन्हें ही जाता है।